स्टूडेंट्स, कार्नेट इंजन पर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम। एक्चुअली कार्नेट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को, यानी कि एक ऐसी इंजन हम उस डिवाइस को कहते हैं जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। और इसी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और कार्नेट इंजन हमने एक स्पेसिफिक इंजन की जो था वो बात की थी, डिस्कस किया था, उसके लिए पूरा प्रोसेस डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि एक रिवर्सिबल साइकिल जो है वो हम इस तरह से डेवलप करें जिसमें आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस को अगर हम फॉलो करें तो हमारा इंजन जो है वो मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करेगा और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फुलफिल करेगा। और अब उसमें हमने उसकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करने का फार्मूला जो था वो ड्राइव किया था। अब उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो कार्नेट इंजन है और एक्चुअली जो डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है वो है एक टरबाइन। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि हमें दी गई है प्रॉब्लम की। वो ये है कि द टरबाइन इज अ स्टीम पावर प्लांट टेक्स, यानी कि एक पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट है जिसमें टरबाइन जो है टेक्स स्टीम फ्रॉम अ बॉयलर एट 427 डिग्री सेल्सियस एंड एग्जॉस्ट्स इट इनटू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट 77 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, यानी कि हमें कहा गया है कि एक टरबाइन है वो एक स्टीम पावर प्लांट में लगी है और ये टरबाइन रन करके जो है वो यानी कि स्टीम के थ्रू रन करती है और फिर अपनी ही मैकेनिकल एनर्जी जो है उसकी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सबसे पहले तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कैसे प्रोड्यूस कर रही है इस पे हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें यह बताया गया है कि वो बॉयलर से जो है वो स्टीम ले रही है और स्टीम का टेम्परेचर जो है वो 427 डिग्री सेल्सियस है, जो उसको जो स्टीम जो है उसको बॉयलर से मिल रही है। तो मतलब यहाँ पे बॉयलर जो है वो हाई टेम्परेचर पे है, तो इसका मतलब है कि बॉयलर जो है वो हॉट रेजरवायर के तौर पर काम कर रहा है और स्टीम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और जिसका टेम्परेचर जो है 427 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है। और फिर टरबाइन जो है ये स्टीम लेती है और स्टीम की यही वाली जो यानी कि जो यहाँ पे उसका हाई टेम्परेचर की वजह से उसके पास हीट एनर्जी है, तो उस हीट एनर्जी को यूज़ करते हुए फिर टरबाइन रन करती है। और एक्चुअली कैसे रन करती है हम जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो स्टीम का प्रेशर, यानी कि यही कॉन्सेप्ट जो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का आपस में रिलेशन का है, ये यूज़ करते हुए स्टीम जो है ये रन करवाती है टरबाइन को, लेकिन साथ ही उसका टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो यूटिलाइज हो जाता है और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर लो हो जाता है। और जो फिर लो टेम्परेचर स्टीम है टरबाइन को रन करवाने के बाद टरबाइन उसको उसी लो टेम्परेचर स्टीम को जो कि 77 डिग्री सेल्सियस पे आ जाती है, वो लो रेजरवायर को, यानी कि कोल्ड रेजरवायर को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर देती है, शिफ्ट कर देती है। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। आई होप कि आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे सिस्टम जो है जो कि एक्चुअली कार्नोट इंजन की तरह से वर्क कर रहा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। उसमें वर्किंग सब्सटेंस जैसे कि मैंने बताया कि स्टीम है और टरबाइन रन कर रही है और टेम्परेचर्स की बेस पर यहाँ पे जो है फिर परफॉर्मेंस हो रही है। और यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है जी। और डाटा हमारे पास ये है कि एक तो हमारे पास हाई टेम्परेचर है 427 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं पहले स्मॉल टी में रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, स्मॉल टी 1 में। ठीक है जी। ये क्योंकि टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारी नोटेशन और हमारी रिप्रेजेंटेशन डिग्री सेल्सियस के लिए जब हम करते हैं तो उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर को। तो इसलिए यहाँ पे मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो T1 है, यानी कि हाई टेम्परेचर जो है वो स्टीम का वो 427 डिग्री सेल्सियस है। और फिर हमें लो टेम्परेचर भी उसका बताया गया है जो कि मैं T2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये है 77 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और हमें कहा गया कि हमने एफिशिएंसी, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो है वो बतानी है। तो ये एफिशिएंसी का सिंबल है। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ और यही डाटा यूज़ करते हुए हम सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो अब इसमें एक तो बात यह है कि यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो टेम्परेचर दिया गया है हमें डिग्री सेल्सियस में, जबकि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है एक कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी का जो फार्मूला है हमारे पास वो है हमारे पास 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है जी। ये जो हीट, यानी कि हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट शिफ्टेड टू कोल्ड रिजर्वायर Q2 और हीट जो हमने दी थी इनपुट हीट Q1 वो है।
तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है और वो भी डिग्री सेल्सियस में। और स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो अगर एब्सोल्यूट यानी कि केल्विन स्केल में हो तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हीट के, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं साथ में लिख भी देता हूँ कि ये टेम्परेचर जो है ये केल्विन में है, ठीक है, केल्विन। तो केल्विन में टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है हीट से, केल्विन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास Q2 है ये डायरेक्टली रिलेटेड होगी टेम्परेचर T2 के जो कि केल्विन में होगा, और इसी तरह से जो Q1 है ये डायरेक्टली रिलेटेड होगी टेम्परेचर T1 के जो कि केल्विन में होगा। लेकिन हमें टेम्परेचर क्योंकि गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तो सबसे पहले फिर हम कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर्स को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले तो टेम्परेचर T1 को कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस में, उसमें हम एडअप करते हैं 273 एडअप करते हैं, ठीक है, एक अमाउंट 273 एडअप करते हैं। तो हमारे पास जो हाई टेम्परेचर जो कि 427 डिग्री में था उसमें हमने 273 जब एडअप किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 700, और ये कन्वर्ट हो गया है केल्विन स्केल में, ठीक है जी। तो T1 टेम्परेचर हमारे पास ये आ गया। अब हम T2 टेम्परेचर जो है उसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो T2 जो कि लो टेम्परेचर था ये 77 डिग्री सेल्सियस में था। अगर इसमें हम एडअप कर दें बिल्कुल जैसे ऊपर हमने एडअप किया 273, तो ये हमें मिल जाएगा 350, और केल्विन स्केल में टेम्परेचर जो है वो अब आ चुका है, ठीक है। अब हमने टेम्परेचर केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर दिए। तो अब हम अगर एफिशिएंसी की बात करें तो हम जो है वो हीट जो एफिशिएंसी है वो हीट एनर्जीज की बजाय टेम्परेचर्स की रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि 1 माइनस T2/T1, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा फार्मूला। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम जो है वो एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए टेम्परेचर्स की जो वैल्यू हमने केल्विन स्केल में ली है वो पुट करते हैं। और हमारे पास T2 है 350 केल्विन, 350 केल्विन, और T1 जो है ये है हमारे पास 700 केल्विन। और स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं इन वैल्यूज़ को, अच्छा एक तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे केल्विन केल्विन से कैंसिल आउट हो जाएगा, कि यानी कि यूनिट जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी की दो वैल्यूज़ हैं तो उन्हीं की रेशियो है। और फिर हम जो 350 को डिवाइड करते हैं 700 पर तो हमारे पास आंसर आता है 0.5, ठीक है। और 1 में से जब 0.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 0.5 ही आता है, 0.5। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है जो है वो 0.5 है। तो लेकिन स्टूडेंट्स हम मोस्टली एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज फॉर्म में। तो फिर हम एफिशिएंसी जो है यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में अगर जो है कैलकुलेट करना चाहें तो परसेंटेज एफिशिएंसी हमारे पास फिर आ जाती है 0.5, जो एक्चुअली हमारे पास एफिशिएंसी आई है। इसको 100% से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये हमारे पास आ जाएगी 50%, ठीक है जी। तो इस तरह से एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी परसेंटेज फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास आती है 50%। तो फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि हमें टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे रखी है हमने, और जबकि लो टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो तब हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 50% आ रही है। और अगर ये डिफरेंस जो है बहुत कम हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंस जो आपको नज़र आ रहा है केल्विन स्केल में, ये तकरीबन जो है वो हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स जो है वो ऑलमोस्ट बन रहा है। तो फिर अगर ये डिफरेंस जो है वो कम हो तो एफिशिएंसी भी कम होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने किसी भी एक सब्सटेंस जो कि कार्नट साइकिल को फॉलो कर रहा है उसकी एफिशिएंसी हमने कैसे कैलकुलेट करनी है।